नया सत्र, नई शुरुआत, नई तैयारी और उस तैयारी में आपके साथ है अरावली पाठशाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी सत्र 2024-25 के लिए एक नया बैच, जिसके अंदर जो भी विद्यार्थी वर्तमान में कक्षा 8, 9, 10 व 11 के अंदर अध्ययनरत हैं, वो अपने अगले सत्र यानी कि 2024-25 के लिए जब वो कक्षा 9, 10, 11 व 12 के अंदर पहुंच जाएंगे तो उसकी अभी से ही तैयारी कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जब जुलाई के अंदर अपना बैच स्टार्ट होगा, जब जुलाई के अंदर जब सत्र स्टार्ट होगा तो आपको पहले से एक आइडिया होगा, आप उसके लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर होंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक क्लियर रहेंगे, जिससे आप जो बाकी स्टूडेंट हैं उससे 30 या 40% आगे रहेंगे और वहीं से ही अपने डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपकी उस तैयारी में आपका साथ देने के लिए मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की मैथ, जिसके अंदर हम कक्षा 10 के जो गणित विषय के सारे चैप्टर हैं उनको बेसिक से पढ़ेंगे, उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी अपने एग्जाम्पल होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उस एक एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उसकी प्रयास के अंदर हम आज आपके लिए जो अपना पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या वो लेके आए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब कर देना है। हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके और कोई मित्र वगैरह हैं उन तक ये क्लास पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नियमित रूप से क्लास से संबंधित अपडेट मिलेगी और जो भी नोट्स होंगे वो आपको वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। ये क्लास आपको आज यानी 1 तारीख के बाद में रोज़ शाम को 6 बजे उपलब्ध रहेगी, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है संख्या पद्धति, एलसीएम व एचसीएफ और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ये वो 3 टॉपिक हैं जो हमको अच्छे से समझने हैं, उनका अच्छे से हमें अध्ययन करना है। ये संख्या पद्धति कक्षा 9 का टॉपिक है और वहाँ पर हमने काफ़ी हद तक इसके बारे में चर्चा कर रखी है कि हमें जो संख्या पद्धति है वो होती क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याओं के कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उनमें आपस में संबंध क्या है, उनमें आपस में अंतर क्या है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, उसकी चर्चा कक्षा 9 में कर रखी है। उसके बाद में है एलसीएम व एचसीएफ, मतलब हमें लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय ये भी निकालने हैं कि किस प्रकार से संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, किस प्रकार से उनके एलसीएम निकाले जाते हैं, किस प्रकार से उनके एचसीएफ निकाले जाते हैं। फिर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर की ये जान है। इस चैप्टर के अंदर जो अपने मेन टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्या सिद्ध की जाती है, विरोधाभास की विधि क्या होती है, इस सभी की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला है अपने पास वास्तविक संख्या, यानी अब हम संख्या पद्धति की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अब संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, तो वैसे संख्या अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। अपने जो कक्षा 10 के अंदर जो संख्या है वो केवल वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या की हमें चर्चा नहीं करनी है, तो हमारा ध्यान केवल वास्तविक संख्या पर ही रहेगा। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, देखना वास्तविक संख्या अपने पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसा कि हम परिभाषा पढ़ते हैं कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है और q का मान 0 नहीं हो सकता, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब p/q अगर नॉर्मल भाषा में समझने जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसको अंश तथा हर में लिखा जा सकता है और हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हर का मान 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर हर के रूप में 0 आ जाएगा मतलब हम किसी संख्या के अंदर 0 का भाग दे रहे हैं और किसी संख्या के अंदर 0 का भाग देने पर अपने पास अनंत मान आता है, यानी वो परिभाषित नहीं रहता, वो अपरिभाषित हो जाता है। और जो परिमेय संख्या होती है वो अपने पास परिभाषित होती है, इसलिए हम कभी भी 0 का डिवाइड नहीं करते। तो परिमेय संख्या क्या होगी, जिसको हम अंश तथा हर के अंदर लिख सकें और हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब पूर्णांक वो सारी संख्याएं जो माइनस वाली भी है, प्लस वाली भी है और उसके साथ में 0 भी शामिल करना है, मतलब सभी प्लस वाली और माइनस वाली संख्या इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 को शामिल करते हुए सारी माइनस और प्लस वाली अगर हम संख्या लिखें तो वो कहलाती है अपने पास पूर्णांक। देखना जब हम पूर्णांक लिखते हैं तो उसके अंदर दशमलव या फिर अंश या हर वाली संख्या शामिल नहीं करते।
जो अपने पास संख्या होगी वो संख्या का पूरा मान होगा। मतलब हो सकता है कि प्लस का 5 हो सकता है माइनस का 7 हो। कभी भी ऐसी संख्या नहीं आएगी कि 4/3, इस प्रकार की संख्या पूर्णांक के अंदर शामिल नहीं होगी। अगर 4/3 है मतलब अंश और हर में लिखी है, यानी उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। फिर है अपने पास पूर्ण संख्या, मतलब वह संख्या जिसके अंदर जीरो शामिल है और जीरो के बाद सारी प्लस वाली संख्या है। मतलब जीरो से हमें प्लस वाली साइड में अनंत की ओर जाना है, अनंत तक नहीं जाना है, अनंत की ओर जाना है। जब हम कहते हैं कि अनंत तक, इसका मतलब है हम अनंत पर जाकर रुक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अनंत को जानते हैं, लेकिन अनंत की हमारे पास कोई भी पहचान नहीं है, तो हम अनंत तक नहीं जाएंगे, अनंत की ओर जाएंगे। यानी वो संख्या जो जीरो से स्टार्ट होगी तथा अनंत की ओर जाएगी वो कहलाएगी पूर्ण संख्या। फिर है प्राकृत संख्या, मतलब वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत की ओर जाएगी। मतलब इसके अंदर केवल जीरो शामिल नहीं है। अगर हम पूर्ण संख्या के अंदर से जीरो हटा दें तो वो अपने पूर्ण संख्या किस में बदल जाएगी? प्राकृत संख्या में। अगर यहाँ से हम संख्याओं के ग्रुप देखने जाए तो संख्या का अपने पास जो सबसे बड़ा ग्रुप है वास्तविक संख्या के अंदर वो है परिमेय संख्या। सबसे बड़ा ग्रुप क्या होगा? परिमेय संख्या, उससे छोटा पूर्णांक, उससे छोटा पूर्ण संख्या और उससे छोटा प्राकृत संख्या। और अगर सबसे छोटे ग्रुप की बात करें तो वो होगा प्राकृत संख्या, यानी 1 से लेकर अनंत की ओर जो भी धनात्मक मान है वो सारे के सारे। अगर उसके अंदर जीरो शामिल कर दिया तो वो हो गया अपने पास पूर्ण संख्या। उसके अंदर अगर ऋणात्मक मान भी शामिल कर लिए तो वो हो गया अपने पास पूर्णांक, और उसके अंदर दशमलव और अंश और हर वाली संख्या शामिल कर ली तब वो हो गई अपने पास परिमेय संख्या। तो ये अपने पास वास्तविक संख्या के जो परिमेय संख्या वाला भाग है उसके अंदर संख्याओं के ग्रुप है। देखना ये छोटा ग्रुप है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है। देखना अब नॉर्मली क्या होता है कि जो भी छोटा मान होता है, जो भी छोटा मान होता है, अब नॉर्मली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपकी तुलना में बड़ा हूं, आप मेरी तुलना में छोटे हैं, तो आप छोटे हैं तो आप बड़े हो सकते हैं, आप छोटे हैं तो आप बड़े हो सकते हैं। अब मैं बड़ा हूं तो जरूरी नहीं कि मैं भी छोटा हूं। आप तो छोटे हैं, एक उम्र के बाद में आप 100% श्योरिटी है कि आप बड़े हो जाएंगे। अब मैं बड़ा हूं तो ये जरूरी नहीं कि मैं छोटा हो सकता हूं। हाँ, ये है कि लक्षण छोटे वाले आ सकते हैं, मतलब बड़े वाला मान है वो छोटा हो सकता है, हर स्थिति में नहीं होगा लेकिन हो सकता है। लेकिन जो छोटा वाला मान है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा। मतलब आप छोटे हैं तो 100% आप बड़े हो जाएंगे, और मैं बड़ा हूँ तो ये श्योरिटी नहीं है कि मैं छोटा होऊंगा। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्या छोटी है तो जो छोटा वाला मान है वो बड़ा हो सकता है। मतलब जो प्राकृत संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, जो प्राकृत संख्या है उसको हम पूर्णांक बोल सकते हैं, जो प्राकृत संख्या है उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है और छोटा है तो ये बड़ा जरूर होगा, छोटा है तो बड़ा जरूर होगा। वैसे अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है और पूर्ण संख्या परिमेय भी हो सकती है, क्योंकि ये देखा जाए तो इन दोनों की तुलना में छोटे हैं, तो ये छोटा है, ये बड़ा हो सकता है। अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या हो सकता है। मतलब ध्यान रखना है कि जो छोटा मान है वो अपने से बड़ा 100% होगा, लेकिन बड़ा है वो अपने से छोटा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे परिमेय संख्या है वो पूर्णांक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने संख्या लिखी 5, संख्या कितनी लिखी? 5। ये अपने पास कैसी है? संख्या मैंने लिखी 5, ये परिमेय संख्या है। ये संख्या कैसी है? परिमेय। क्या ये परिमेय संख्या के साथ में पूर्णांक भी है? हाँ है, मतलब यहाँ पर ये मान हो रहा है। अगर मैं कहूँ 4/3, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है। मतलब जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक होगी। हाँ, ये तो कंफर्म है कि छोटा वाला मान हमेशा बड़ा होगा। मतलब जो भी ग्रुप नीचे है वो अपने से ऊपर वाला ग्रुप जरूर होगा, लेकिन जो भी ग्रुप ऊपर है वो अपने से नीचे वाला ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है। मतलब परिमेय संख्या पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है।
परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो ये भी जरूरी नहीं है, परिमेय संख्या प्राकृत संख्या हो ये भी जरूरी नहीं है, पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या हो ये भी जरूरी नहीं है, और पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या हो ये भी जरूरी नहीं है। मतलब ये 100% श्योरिटी नहीं रहती। लेकिन जब भी हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की ओर जाते हैं तो जो छोटा वाला ग्रुप होगा वो जरूर बड़ा वाला ग्रुप बन सकता है। तो जो छोटा है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा है वो छोटा नहीं हो सकता। अपने वास्तविक संख्याओं के जब भाग किए थे, एक तो हमने परिमेय संख्या लिखी थी और एक लिखी थी अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या है? मतलब वो संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। परिभाषा के रूप में तो यही कह सकते हैं, लेकिन अगर देखने जाए तो अपरिमेय संख्या को हम क्या कहेंगे कि वे संख्या जिसका जो दशमलव प्रसार है, जिसका जो दशमलव प्रसार है वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसा होता है इनका? इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत अनावृत। ये इनका दशमलव प्रसार होता है। और अशांत अनावृत का मतलब ये है कि जैसे ही कोई संख्या है, उसमें पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या आ रही है, जैसे 2 0 2 9 6 3 5 4 8 7, अब ये खत्म नहीं हो रही है, मतलब अशांत है। जिसके अंदर जो भाग देने पर संख्या दशमलव के बाद में आना रुक जाती है उसको तो बोलते हैं शांत। और जब संख्या दशमलव के बाद में आना रुकती नहीं है, चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं अशांत। अब अशांत के दो भाग करते हैं कि एक तो होता है अशांत आवृत और एक होता है अशांत अनावृत। मतलब संख्या खत्म तो नहीं होगी, मतलब अशांत तो है। अब अशांत के अंदर दो भाग किए, एक आवृत और एक अनावृत। अब आवृत मतलब उसके अंदर जो संख्या होगी वो रिपीट में आएगी। जैसे हम कभी भाग देते हैं तो अपने पास संख्या आती है जैसे 6.2333। अब ये भाग आगे जाता रहता है, इस प्रकार की संख्या आती है। तो इसको तो हम बोलेंगे अशांत आवृत। संख्या के अंदर भाग पूरा नहीं जा रहा है, मतलब अशांत तो है, और रिपीट हो रहा है 3, मतलब आवृत्ति हो रही है, तो इसको बोलेंगे आवृत। तो अशांत और आवृत। जबकि यहाँ पर भी संख्या खत्म नहीं हो रही है, मतलब अशांत तो है, लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या की रिपीटेशन नजर नहीं आ रही, मतलब ये अनावृत है। तो जहाँ पर दशमलव के बाद में संख्या रिपीट होती है तो वो तो होती है अशांत आवृत, और जहाँ पर रिपीट नहीं होती वो होती है अशांत अनावृत। और जब भी किसी का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत होता है, जब भी किसी का दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत होता है, वो अपने कहलाती है अपरिमेय संख्या। मतलब ये वाली संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। और ये वाली संख्या कहलाएगी परिमेय। जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवृत होता है वो तो कहलाती है परिमेय, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत होता है वो कहलाती है अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या एक तो ये वाली हो जाएगी। इसके साथ में और क्या हो सकता है? इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं पाई। किसको शामिल कर सकते हैं? पाई। अब पाई का मान हम लिखते हैं 22/4 या फिर 3.14। देखना, ये मान हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें सवाल हल करना है। ये इनके निकटतम मान है, इनके वास्तविक मान नहीं है। अगर वास्तविक मान देखा जाए तो पाई का मान है, अभी तक पूरा वास्तविक मान ज्ञात भी नहीं किया गया है, क्योंकि 3.14 पीछे इतनी संख्याएं निकल चुकी है कि उनकी गणना संभव नहीं है। इसलिए हम जो मान लेते हैं 22/7 या 3.14 वो हमें वास्तविक मान नहीं है, वो केवल सवाल हल करने के लिए हम निकटतम मान लेते हैं। वैसे 22/7 तो ये तो अंश और हर में लिखा हुआ है, तो ये तो परिमेय होना चाहिए, लेकिन पाई कैसा होता है? अपरिमेय, क्योंकि उसका जो वास्तविक मान है वो 22/7 या 3.14 नहीं होता। तो पाई है उसको भी हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत है उसको भी क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और वो संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता, मतलब जिनके ऊपर अंडरूट होता है और अंडरूट के बाहर पूरा मान नहीं आता। जैसे हम पढ़े अंडरूट 2। अब अंडरूट 2 का मान है वो अंडरूट के बाहर पूरा नहीं आता। जैसे अंडरूट 1 होता है, अंडरूट 4 2 होता है। इसका मतलब 1 और 4 के बीच में अंडरूट वाली 2 और संख्या आई, अंडरूट 2 अंडरूट 3। ये वो संख्या है जो अंडरूट के बाहर पूरा नहीं आ रही है, और जो संख्या अंडरूट के बाहर पूरा मान नहीं देती वो अपने अपरिमेय कहलाती है। तो जो अंडरूट 2 है वो अपरिमेय होगा, अंडरूट 3 ये भी अपरिमेय होगा। उसके बाद में आएगा अपने पास अंडरूट 4, और अंडरूट 4 का मान होता है
प्लस का 2 माइनस का 2, मतलब दोनों पूर्णांक हैं यानी परिमेय संख्या है। उसके बाद में आएगा √5, √6, √7, √8। ये सारे मान हैं वो अंडरूट के बाहर पूरे पूरे नहीं आते हैं, मतलब ये सभी क्या कहलाएंगे, अपरिमेय। उसके बाद में आता है √9, और √9 का मान होता है प्लस का 3 माइनस का 3, जो कि पूर्णांक है। मतलब इसके बाद में आप और संख्या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √5, √6, √7, और ऐसे ये संख्या आगे की और बहुत होगी। मतलब ये वह संख्या है जो अपने पूरा मान नहीं देती। इसका जो दशमलव प्रसार है वो है अशांत, अनावृत, और ये इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। हमें संख्या पत्ती में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो वास्तविक संख्या है उसके दो भाग है, परिमेय तथा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, जिसका दशमलव प्रसार है वो अशांत, अनावृत होता है, एक तो ये, और एक जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, मतलब अंडरूट के बाहर पूरी पूरी नहीं आती। साथ में आप पाई को भी शामिल कर सकते हैं। और परिमेय संख्या के यहाँ पर भाग देखिए, परिमेय संख्या का छोटा ग्रुप होता है पूर्णांक, और पूर्णांक से छोटा ग्रुप होता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या से छोटा ग्रुप होता है प्राकृत संख्या। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसका जो अपने दूसरा टॉपिक था, जहाँ पर अपने संख्या पद्धति पढ़ ली है। उसके बाद में इसका जो दूसरा टॉपिक था एलसीएम व एचसीएफ, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है तो हमें अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आने चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने के लिए क्या आने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, देखना नाम में ही लिखा हुआ है अभाज्य, उसके बाद में गुणनखंड। गुणनखंड मतलब टुकड़े, और टुकड़े कैसे, अभाज्य, मतलब ऐसे टुकड़े जिसके अंदर अभाज्य संख्याएं शामिल हो। यानी अगर अपने पास कोई भी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है, उसको अगर हम अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों के रूप में लिख सके तो वो उसके कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे अपने पास अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। उसके बाद में आती है 3, फिर आती है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और फिर ये क्रम आगे की ओर चलता रहता है। ये होते हैं अपने अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये वो संख्या है जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाने वाला। तो कोई अपने पास संख्या है, उसको अगर इन संख्याओं के गुणा के रूप में हम लिख सकें तो वो उसके कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। जब उसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये वाली जो संख्या है इसके पीछे अभी और संख्या आएगी, तो इन संख्याओं के अलावा कोई दूसरी संख्या बीच में नहीं आएगी। यानी यहाँ पर हमने बीच में 4 छोड़ा है, इसका मतलब जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास 4 नहीं आएगा, उसको हम 2 गुणा 2 लिखेंगे। यहाँ पर अपने पास 8 भी नहीं आ रहा है, मतलब उसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। यहाँ पर 9 भी नहीं आ रहा, मतलब उसको हम 3 गुणा 3 लिखेंगे। तो हमें कोई भी संख्या होगी उसको अगर अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखे तो वो उसके कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम संख्या लेते हैं 180, हमने संख्या क्या ली है 180। अब देखना जो भाग देते हैं वो इसी क्रम में दिया जाता है कि सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब भाग देने का भी अपने पास एक कारण होता है। जैसे 2 का भाग किसी संख्या में कब देते हैं, जब उसके अंत में सम अंक हो। अंत में अंक कैसा आना चाहिए, सम, कि कोई संख्या है जिसके अंत में अगर सम संख्या है तो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग जो अंकों का योग है वो 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य। जो अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 5 का भाग कब देंगे, अंत में 0 या फिर 5 हो। जब भी किसी संख्या के अंत में 0 या 5 होगा तो वहां पर 5 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या के अंत में सम अंक है, यानी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तब उसके अंदर 2 का भाग जाएगा।
और अगर अपने पास कोई संख्या दिखी हुई है और उसके जो अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य है तो उसके अंदर 3 का भाग जाएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 है तो उसके अंदर 5 का भाग भी जाएगा। इसके बाद में जो संख्या आएगी उसका हमें भाग देकर चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर संख्या है वो पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं है। लेकिन हम जो संख्याओं का भाग देंगे वो अपने पास अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। जैसे अपने पास 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 13 होना चाहिए। पीछे और संख्या आई जगह 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा। ऐसे हमें अभाज्य संख्या आगे की ओर लेते रहना है। अब सबसे पहले अगर इसके अंदर भाग दें तो सबसे पहले भाग दिया जाएगा इसके अंदर 2 का। अब 2 का भाग 180 में देंगे तो आएगा अपने पास 90। अब वापस पीछे 0 आ रहा है मतलब 2 का भाग वापस जाएगा, आ जाएगा अपने पास 45। देखना पीछे 0 आ रहा था, इसका मतलब इसके अंदर 5 का भाग भी जा रहा था। लेकिन हम डायरेक्ट 5 का भाग नहीं देंगे, उससे पहले देख लेना है कि कोई अगर 2 का भाग भी जा रहा है तो दे देना है। 5 से पहले अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो पहले वो देना है, उसके बाद में 5 का देना है। डायरेक्ट सीधे 5 पे नहीं जाना है। अगर डायरेक्ट 5 पे भी जाएंगे तो घूमकर वापस हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, 2 पर। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे छोटी वाली अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। 180 में 2 का भाग दिया तो अपने पास आया 90। अब 90 में 2 का भाग दिया तो आया 45। अब देखना, अब पीछे विषम अंक आ गया और पीछे सम अंक होता है तो ही 2 का भाग जाता है। अब इसके अंदर अपने पास 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 के बाद में अगला चेक करते हैं 3। और 3 का भाग किसमें अंदर जाता है, जब अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होता है। अब 4 और 5 को जोड़ेंगे। अब 4 और 5 को जोड़ा तो अपने पास आया 9 और 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, यानी इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया 45 के अंदर तो आया अपने पास 15। अब 15, 5 और 1 6, 3 का भाग जाता है, 3 पंजे 15, मतलब वापस किसका भाग देंगे, 3 का। 3 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 बार गया, लिखा 5। और 5 का भाग 5 में 1 बार। मतलब जो 180 है इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आए हैं अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर इसको घातांक रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याओं के घातांक रूप में लिखना है अगर इनको, तो कितनी घात हो जाएगी, हो जाएगी 2 की घात 2, 3 की घात 2 और गुणा में 5। ये हो गए अपने पास 180 के अभाज्य गुणनखंड। वैसे हम एक और संख्या लेते हैं, वो संख्या ली है हमने 120। 180 लिया था, अब की बार हम संख्या ले रहे हैं 120। देखना इसके अंदर भी सबसे पहले अगर भाग जाएगा तो पीछे 0 है मतलब सम अंक है, यानी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग दिया तो आ गया अपने पास 60। अब वापस 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा, आ जाएगा अपने पास 30। वापस पीछे 0 है, 2 का भाग जाएगा, आ जाएगा अपने पास 15। अब 5 और 1 6 या फिर 3 पंजे 15, 3 का भाग जाता है, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। और 5 के अंदर 5 का भाग चला जाएगा 1 बार। यानी अपने पास जो 120 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको अगर घातांक रूप में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। ये ध्यान रखना, ये कहलाते हैं इनके घातांक रूप। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड है वो हम घातांक रूप में लिख रहे हैं। अभाज्य संख्याओं का हमने घातांक रूप लिखा है गुणा के रूप में। अब देखना, अब हम इसके निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखना एलसीएम और एचसीएफ, जो अपने पास एलसीएम होता है, देखना आगे वाले जो लेटर हैं उनका हमें ऑपोजिट लेना है, ये ध्यान रहे। से एल है मतलब एल को आप समझ सकते हैं कि लो, याद रखने के लिए एल को क्या समझ सकते हैं, लो। तो हमें लो का उल्टा लेना है, लो का उल्टा लेना है। लो का उल्टा होता है हाई। लो का उल्टा क्या होता है, हाई। लोएस्ट का उल्टा लेंगे हम हाईएस्ट। मतलब जो भी अपने पास ये अभाज्य संख्याओं के हमने जो गुणनखंड किए हैं
इसके अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से इसके अंदर अभाज्य संख्याएं काम में आ रही है। 180 और 120 का हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं काम में आ रही है। देखना, एक तो काम में आ रहा है 2, एक काम में आ रहा है 3 और एक काम में आ रहा है 5। तो पहले तो उनको लिख देना है। अगर इसका एलसीएम निकालना है 180 और 120, तो पहले तो इसके अंदर जो जो अभाज्य संख्या काम में आ रही है उन सभी को लिख देना है। अगर 180 की बात करें तो आ रहा है 2, 3 और 5। यहाँ पर 2, 3 और 5 कौन सा कॉमन आ रहा है, मतलब देखा जाए तो अब हमें इनके एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करने हैं। पहले हम ज्ञात करते हैं इनका एलसीएम 180, 120। जब भी एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हमें देख लेना है कि हमने जो भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसके अंदर कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं प्रयोग हो रही है। जो भी अभाज्य संख्या प्रयोग हो रही है पहले तो उनको गुणा के रूप में लिख देना है। अपने पास जो संख्या प्रयोग हो रही है वो है 2, 3, 5। इधर भी देख लेना है 2, 3, 5। इसके अलावा अगर कहीं पर और संख्या होती तो उसको भी हम शामिल करते। अपने पास 2, 3 और 5 ही थे तो हमने लिख दिया 2, 3, 5। मतलब इसके अंदर जो भी अभाज्य संख्या आ रही थी उनको गुणा के अंदर लिख दिया है। उसके बाद में अब यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो L है उसका ऑपोजिट लेना है। L का मतलब होता है लोएस्ट और L का उल्टा होता है हाईएस्ट। मतलब 2, 3, 5 इसके में हाईएस्ट पावर लिखनी है। इनकी जो हाईएस्ट घात है वो लिखनी है। अधिकतम घात कितनी है 2, 3 और 5 की, इन दोनों के अंदर मिलाकर, दोनों संख्या है 180 और 120, इसके अंदर मिलाकर देखना है कि 2 की अधिकतम घात कितनी है। 2 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अधिकतम कितनी हो गई अपने पास 3, तो लिखेंगे 2 की घात 3। उसके बाद में 3 की घात, 3 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है। अधिकतम कितनी हो गई अपने पास 2। अब 5 की घात इधर भी 1 है, 5 की घात इधर भी 1 है, तो हो जाएगा 5 की घात 1। तो ये हो गया अपने पास 2 की घात 3 मतलब 8 और 3 की घात 2 मतलब 9 और ये हो गया 5। 8 9 72 और 72 पंजे 360। ये कहलाएगा इसका एलसीएम। मतलब जब भी हमें किसी संख्या का एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना है कि जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी अभाज्य संख्या प्रयोग हो रही है उनको एक बार लिख देना है। उसके बाद में देखना है कि प्रत्येक जो अभाज्य संख्या हमने लिखी है उसके अंदर उसकी अधिकतम घात कितनी है। जो अधिकतम घात है वो उनके ऊपर लगा देनी है, फिर उन सभी का आपस में क्या कर देना है गुणा, तो वो कहलाएगा उसका एलसीएम। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है 180 और 120 का, तो क्या करना है कि दोनों संख्याओं के अंदर देखना है कि कौन सी अभाज्य संख्या कॉमन आ रही है। कौन सी अभाज्य संख्या कॉमन आ रही है। जैसे देखा था 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो वो अभाज्य संख्या लिख देंगे। देखना जब एलसीएम निकालते हैं तो सारी की सारी अभाज्य संख्या लिख देनी है, और जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो कॉमन आती है वही लिखनी है। यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा था, 3 भी कॉमन आ रहा था, 5 भी कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने तीनों लिखी है। अगर हो सकता है अगर ऐसा कि इधर 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इधर 7 और 11 आ रहा है, मतलब केवल 2 ही कॉमन होता तब हम यहाँ पर कितना लिखते केवल 2। लेकिन जब एक से ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं तो एक से ज़्यादा लिखे हैं। अब 2, 3 और 5, अब एच है तो इसका उल्टा लेना है। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट का उल्टा लेना है लोएस्ट। मतलब 2, 3 और 5 जो भी कॉमन संख्या आ रही थी उसकी जो न्यूनतम घात है वो कितनी है। उसकी न्यूनतम घात देखें तो 2 की न्यूनतम घात है अपने पास 2,
3 की न्यूनतम घात है अपने पास 1 और 5 की न्यूनतम घात है अपने पास 1, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4 और 3 इंटू 5, 3 पंजे 15, हो जाएगा 15 चौक 60। क्या कहलाएगा इसका एलसीएम। तो मतलब करना क्या है कि जब एलसीएम निकालते हैं तो जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सभी को गुणा के रूप में लिख देना है और उन सभी की अधिकतम घात लगानी है। और जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो संख्याएं कॉमन आ रही है केवल वो लिखनी है और उनकी न्यूनतम घात लगानी है, तो अपने पास आ जाएगा एचसीएफ। अब अपने कुछ एग्जाम्पल हैं उनको लेते हैं। कहा गया है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि माना कोई संख्या है जो अपने पास लिखी हुई है 4 की घात n। संख्या क्या है अपने पास संख्या लिखी हुई अपने पास 4 की घात n। का उस पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है कि ऊपर जो घात लगी हुई है वो अपने पास क्या है नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक है वो शून्य पर समाप्त हो जाता है, कि n का क्या कोई ऐसा मान है कि वो यहाँ पर हम रखें और ये पूरी संख्या क्या हो जाए 0 पर समाप्त हो जाए। मतलब n की मान को रखना है संख्या, जैसे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या रखनी है। तो n का कोई ऐसा मान बताइए कि जो यहाँ पर हम रखें और ये संख्या है वो 0 पर समाप्त हो जाए, मतलब जो लास्ट वाला अंक है वो क्या आ जाए 0। अब देखना, अगर एक घात रखते हैं तो कितना आता है 4, 2 रखते हैं तो 16, 3 रखते हैं तो 64। वैसे आगे और n के मान रखेंगे तो अलग अलग संख्या आएगी। अब हमें देखना है कि क्या कभी ये संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं। अब देखना, जैसे 4n है तो 4n को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की घात n लिख सकते हैं। अगर 4 को हम लिखे 2 इंटू 2 और पावर n थी तो हमने पावर लिख दी n। और इसको अगर हल करना है क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2n, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और n के साथ में गुणा हो जाएगा, मतलब 2 की घात हो जाएगा 2n। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, जब भी हम 4 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अगर इसको 0 पे समाप्त होना है, इसको किस पे समाप्त होना है 0 पर। अब 0 पर समाप्त होगी तो मतलब उसके अंदर 5 तो आना ही चाहिए। 0 पर अगर संख्या को समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आना चाहिए 5। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कोई भी संख्या है अगर उसके अंत में 0 आता है मतलब उसके अंदर 5 का भाग जरूर जाएगा। जैसे इसके अंत में क्या आ रहा था 0, तो उसके अंदर 5 का भाग तो जाएगा ही। वही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर किसी संख्या को अगर हमें 0 पर समाप्त करना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आना चाहिए। तो जब हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके अंदर अपने पास केवल 2 आता है, 5 नहीं आता। मतलब ये वाली जो संख्या है 4 की घात n का मान आप चाहे कुछ भी रखो, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। जबकि मैंने लिखा है 20 की घात n, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की घात n। देखना इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5, यानी ये वाली संख्या है वो 0 पे समाप्त होगी। 20 की घात n मतलब 20 की घात अगर मैं 1 रखूँ तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 कितने पर खत्म हो रहा है 0 पर। 20 की घात 2 लिखे तो क्या आ जाएगा 400, कितने पर खत्म हो रहा है 0 पर। मतलब जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है तब वो संख्या 0 पे समाप्त होती है, और जब 5 नहीं आएगा तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। या फिर आप ऐसा समझिए कि 2 और 5 दोनों आने चाहिए, 2 और 5 दोनों आने चाहिए, क्योंकि अकेला 5 आएगा तो भी वो 0 पे समाप्त हो, ये जरूरी नहीं है। उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। क्योंकि 2 और 5 आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, और 10 के कारण से पीछे वाली संख्या में क्या लग जाएगा 0। यानी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 दोनों आते हैं तब वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। अगर अकेला 2 आता है तो भी 0 पे समाप्त नहीं होगी, अकेला 5 आता है तो भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। 2 और 5 दोनों आएंगे तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी।
तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि संख्या है 4n, तो 4n को हमने लिखा 2 × 2 की पावर n, और फिर लिखा उसको 2 की पावर 2n। लिखेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड में 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या दो आ रही है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चार के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या क्या आ रही है? 2, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसके अंदर 2 तथा 5 दोनों आने चाहिए। यहाँ पर केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये वाली संख्या है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों आने चाहिए। यहाँ पर चाहे तो आप वो कारण भी लिख सकते हैं, संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में दो तथा 5 होने चाहिए। ये उसका कारण है कि संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होने चाहिए, तभी वो संख्या है वो शून्य पर समाप्त होगी, नहीं तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगला उदाहरण है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6 और 20, 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं और अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं 20 के। 2 का भाग जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का भाग दिया 1 आ गया। 20 के अंदर 2 का भाग जाएगा 10 आएगा, 2 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का भाग देंगे 1 आएगा। मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। जब एलसीएम निकालते हैं तो जो जो अभाज्य संख्या आ रही है वो सारी की सारी लिख देते हैं। तो इसके अंदर अभाज्य संख्या आ रही है 2, 3, 5, और एल का उल्टा मतलब लोएस्ट का उल्टा हाईएस्ट, तो अधिकतम घात लिखनी है। यहाँ पर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 × 5। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो 2 की घात हो जाएगी 2, 3 की घात 1 है, 5 की घात भी 1 है, तो 3 और 5 के ऊपर घात नहीं लगेगी। 2 की घात 2, 4, 4 तिया 12, और 12 पंजे 60। ये कहलाएगा इसका एलसीएम। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो जो भी अभाज्य संख्या दोनों में कॉमन आ रही है वो लिखनी है। अभाज्य संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है। अब 3 इधर है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे। 5 इधर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब 5 भी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद में h का उल्टा हाईएस्ट का उल्टा लोएस्ट, तो न्यूनतम घात लिखनी है। यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो न्यूनतम घात कितनी है? 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। एलसीएम आएगा 60 और एचसीएफ आएगा 2। अब यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आपके पास 2 संख्याएं दी गई है तो उनके जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो उससे वही मान आता है जो उन दोनों संख्याओं के खुद के गुणा करने पर आता है। मतलब यहाँ से ध्यान रखना है कि संख्या
फर्स्ट मल्टीप्लाई संख्या सेकंड। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो एलसीएम और एचसीएफ उसके गुणा के बराबर होता है। कि अपने पास अगर कोई दो संख्या है उनका हम आपस में गुणा करा रहे हैं तो उनका जो गुणा है वो वही मान देगा जो उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा देगा। जैसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि पहली संख्या क्या थी अपने पास 6 थी, दूसरी संख्या क्या थी 20 थी। एलसीएम कितना आया है इसका, एलसीएम आया है 60, एचसीएफ कितना आया है 2। तो 6 और 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 120 और 60 और 2 का गुणा करेंगे तो भी आएगा 120। तो यहाँ से ध्यान रखना है जब भी आपके पास दो संख्या है और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो वही मान आएगा जो उन दोनों संख्याओं का खुद का आपस में गुणा करने पर आता है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है फिर इसका एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404। अंत में सम संख्या है मतलब 2 का भाग जाएगा। 96 में 2 का भाग दिया तो आया अपने पास 48, वापस 2 का भाग दिया तो आया अपने पास 24, वापस 2 का भाग जाएगा। सम संख्या आ रही है अंत में मतलब 2 का भाग जाता रहेगा, आएगा 12, 2 का भाग देंगे तो 6, 2 का भाग देंगे तो 3, 3 का भाग देंगे तो 1। मतलब जो 96 है उसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 गुणा 3। यह आया इसका अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में है अपने पास 404। सम संख्या है मतलब 2 का भाग जाएगा, ये हो जाएगा 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार, 0 का 0, 4 के अंदर 2 बार, वापस 2 का भाग देंगे तो 2 के अंदर 1 बार, 0 और ये 1। अब 101 है वो अपने पास है अभाज्य संख्या। 101 क्या है अभाज्य संख्या। 101 के अंदर खुद के और 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, तो इसके अंदर केवल किसका भाग जाएगा 101 का। कितना आ जाएगा 1। तो यहां से हम 404 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 101। पहले हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है 96 404 का। जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो कॉमन होता है वो संख्या लिखते हैं। अब इधर 2 है इधर भी 2 है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख देंगे। अब इधर 3 है यहाँ पर 3 नहीं है, इधर 101 है ऊपर 101 नहीं है, मतलब केवल जो कॉमन संख्या है वो कितनी है 2। अब h का उल्टा मतलब हाईएस्ट का उल्टा लोएस्ट संख्या लेनी है, तो जो न्यूनतम घात है वो कितनी है, तो 2 की अधिकतम घात तो 5 है, न्यूनतम घात कितनी है 2। 2 की घात 2 मतलब 4, यानी 96 और 404 का एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा एचसीएफ आएगा अपने पास 4। अगला हमें निकालना है 96 और 404 का एलसीएम। छियानवे और 404 का क्या निकालना है एलसीएम। जब एलसीएम निकालते हैं तो जो भी हम अभाज्य संख्या इसके अंदर काम में ले रहे हैं वो सभी की सभी लिखनी है। जैसे इसके अंदर 2 आ रहा है 3 आ रहा है 101 आ रहा है तो सभी लिख देनी है 2 3 101। अब एल का उल्टा मतलब लोएस्ट का उल्टा हाईएस्ट, तो अधिकतम घात लिखनी है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 5 है, फिर 3 की घात 1 ही रहेगी, 101 की घात भी 1 ही रहेगी। अब 2 की घात 5 मतलब 2 4 8 16 32, 2 की घात 5 कितना हो गया 32, और ये हो जाएगा अपने पास 3 गुणा 101 हो गया 303। अब 303 और 32 का क्या करना है गुणा, तो हो जाएगा अपने पास 96। ये अपने पास आ जाएगा 9696 96 96। ये आ जाएगा इसका
एलसीएम। जब 2 की घात 5, 3 और 101 का गुणा करें तो अपने पास आएगा 9696। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, 9696 ही आना चाहिए। उसके बाद में अगला उदाहरण है अपने पास संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब की बार संख्या कितनी आ गई है? 3। देखना यहाँ पर अपने पास 2 संख्या थी, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आता है। मतलब 96 और 404 का गुणा करेंगे तो वही मान आएगा जो 4 और 9696 का गुणा करने पर आता है। अगला है 6, 72, 120। जब 3 संख्या आती है तो वहां पर वो गुणा वाला फॉर्मूला काम नहीं करता कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। अगर 3 संख्या है तो वहां पर ये वाला नियम लागू नहीं होता है। हम 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तरीका वो का वो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब फिर है अपने पास 72, 2 का भाग देंगे 36 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 18 आएगा, 2 का भाग देंगे 9 आएगा, 3 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का भाग देंगे 1 आएगा। मतलब 72 का क्या हो जाएगा, 2 की घात कितनी लिखे, 2 की घात लिखेंगे 3 और 3 की घात हो जाएगी 2। फिर अपने पास 120, 2 का भाग देंगे तो 60, 2 का भाग देंगे तो 30, 2 का भाग देंगे तो 15, 3 का भाग देंगे तो 5 और 5 का भाग देंगे तो 1। मतलब 120 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गए अपने पास 120 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले निकालते हैं एचसीएफ, 6, 72, 120। जब एचसीएफ निकालते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। देखना 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो लिखा 2 और 3। अब एच का उल्टा मतलब हाईएस्ट का उल्टा लोएस्ट, मतलब न्यूनतम घात लिखनी है। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है 1 है, और 3 की न्यूनतम घात भी कितनी है 1 है। तो 2 और 3 ऐसे कैसा रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो 6, 72, 120, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। अब इसका निकालते हैं एलसीएम, 6, 72, 120। जो भी अंदर अभाज्य संख्या आ रही है वो सारी के सारी लिखनी है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। 2, 3, 5। अब L का उल्टा मतलब लोएस्ट का उल्टा हाईएस्ट, तो अधिकतम घात लेनी है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 की अधिकतम घात हो जाएगी अपने पास 3। अब 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, 2 है, 1 है, तो 3 की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी 2, और 5 एक बार ही है तो लिख दिया। 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 9, और ये आ गया 5। 8 9 72, 72 पंजे 360। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने जो भी अपने वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर था उसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट काम में आ रहे थे उनको ऊपर से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ा है, उससे संबंधित जो एग्जाम्पल थे उनको भी पढ़ा है। अब जब अपनी अगली क्लास होगी तो उसके अंदर हम इसकी जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, उसका पूरा अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, जाके हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और जो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है उसके द्वारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ताकि आपको क्लास से संबंधित जो भी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी, और क्लास से संबंधित जो नोट्स होंगे वो भी आपको वहाँ पर आसानी से उपलब्ध रहेंगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी अपने। धन्यवाद।